सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? सोगा। बायर, पहला डेफिनेशन पढ़े 2 का 1 में, वो हर इंसान जो सामान बेचता है या फिर बेचने के लिए तैयार होता है, 2 का 1 में बायर बोल दिया। अगला डेफिनेशन पर सेलर 2 का 13 में 13 में, वो हर इंसान जो सामान बेचता है या फिर बेचने के लिए तैयार होता है, सेलर बोल दो। फिर पढ़े गुड्स 2 का 7 में, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो यहां से वहां हिल सकता है, फर्नीचर, फैन, ट्यूबलाइट, हर चीज को हम लोग हिला सकते हैं, गुड्स में आएगा। कौन दो चीज नहीं आएगा? एक्शनेबल क्लेम, मनी। एक्शनेबल क्लेम बोले तो भैया किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, ये हक है मेरे पास, उस हक का नाम है एक्शनेबल क्लेम। दूसरा मनी, यानी कि पैसा, करेंसी, ये मूवेबल तो है, लेकिन क्या इसको गुड्स के डेफिनेशन में रखा? बिल्कुल नहीं, इसका अपना एक्ट है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज है जिसको लेके कंफ्यूजन था, जैसे कि स्टॉक शेयर्स होगा, शेयर मार्केट में जितना चीज है सब गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो खेत खलियान में होते हैं क्रॉप्स, ठीक है, फसल, वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ग्रास, घास, वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। वो हर चीज जो जमीन का हिस्सा तो होता है लेकिन उसको अलग करके बेचा जा सके, थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड कैन बी सर्व्ड बिफोर द टाइम ऑफ सेल, वो गुड्स की गिनती में आएगा। जैसे कोयला जमीन का हिस्सा है लेकिन उसको काट के निकाल के बेचा जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 6, ये क्या बोलता है भैया? एग्जिस्टिंग गुड्स मीन्स गुड्स दैट आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मेरे बात को ध्यान से समझना, यहां पे दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ओन्ड एंड पोजेस्ड। ओन्ड मतलब पता है क्या होता है? मेरा, जो सामान तुम्हारा है तुम उसी को बेच सकता है, या फिर अगर वो किसी और इंसान का है और तुमको एजेंट बना के रखा है, तो है ना, यही दो केस में बेच सकते हैं। तो ओन्ड होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स में आएगा। मतलब तुम्हारे पास उस टाइम होना चाहिए, हम ये एसी का रिमोट बेच रहे हैं, मेरे हाथ में है इस टाइम, ओन्ड एंड पोजेस्ड, मेरे हाथ में है, पोजेस करके है, इसका पोजेशन, इसका ये किसके पास है? ये मेरे पास है। इसका पोजीशन किसके पास है? मेरे पास है। पोजीशन का मतलब समझो, फील करो, समझा? पोजीशन मतलब सामान किसके पास है। मेरा स्कूटी है जो मेरे पास अभी नहीं है, फ्रेंड को देके रखे, तो उसका पोजीशन अभी किसके पास है? फ्रेंड के पास है। समझ आ गया? तो ओन्ड एंड पोजेस्ड एट द टाइम ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है बेचते टाइम वो आपके पास है, जबकि अच्छा सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स जो है उनको बेचा जा सकता है एट दैट टाइम। ये 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। तीनों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आवाज आ रहा है अभी? जी सर। हम वहां से आगे नहीं बढ़े, अब बढ़ रहे हैं। अरे होस्ट कौन बन गया? श्रुति हमको होस्ट बना। ओके, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर गुड्स के बारे में। एग्जिस्टिंग में क्या सुने भैया? आपके पास होना चाहिए वो उस टाइम पे, ठीक है, ओन्ड एंड पोजेस्ड दोनों। फ्यूचर गुड्स का क्या है? पहला मैन्युफैक्चर्ड, दूसरा प्रोड्यूस्ड और तीसरा एक्वायर्ड। 3 बारे में बात हुआ। एग्जिस्टिंग का तो समझ में आ गया ना? अरे दुकान में गए, दवाई पूछे, दवाई था, दे दिया, वो कौन सा गुड्स था? एग्जिस्टिंग। उसको बोले कि भैया ये दवाई है, वो बोला नहीं मंगाना पड़ेगा, तो वो क्या बोला? हम फ्यूचर में उसको एक्वायर करेंगे तब आपको बेचेंगे, अभी है उसके पास नहीं। कौन सा गुड्स है वो? फ्यूचर गुड्स। हाँ, अगर उगा नहीं है तो। गुड्स 2 टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग, कॉपी करना है, फ्यूचर। एग्जिस्टिंग मतलब ओन्ड प्लस पोजीशन है एट टाइम ऑफ सेल। फ्यूचर मतलब या तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर
एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर का एग्जाम्पल बता दिए हम। कोई मेरे दुकान आया, बोला भैया दवाई दीजिए, हम बोले कि रुकिए मंगाना होगा, तो हम एक्वायर करेंगे, उसको मंगाएंगे। प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना होगा। देखो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। फर्नीचर ना मैन्युफैक्चर होता है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर होता है, बट जनरली लिविंग थिंग्स का देख लो, अगर कोई पपी बेचने का बात हुआ या फिर हॉर्स का बच्चा बेचने का बात हो तो वो प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल को जनरली ऐसा होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बहुत चीज होता है जिसका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है वो, तो इसका डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है। तीनों चीज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे एक्वायर्ड हो, अगर तीनों, सिंपल बात, मेरे पास गुड्स अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगा, तीन तरीके से आ सकता है, या तो वो मैन्युफैक्चर होगा, या तो वो प्रोड्यूस होगा, नहीं तो वो एक्वायर होगा। उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। देखो फ्यूचर गुड्स 2 का 6 में और एग्जिस्टिंग गुड सेक्शन 6 में। बायर 2 का 1, सेलर 2 का 13, गुड्स 2 का 7, एग्जिस्टिंग गुड्स 6, फ्यूचर गुड्स 2 का 6। कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है भैया? द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिंजेंसी आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड। जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, फ्यूचर में आएगा कि नहीं आएगा ये किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मेरे डॉग का लो, ठीक है, अगर मेरा डॉग पपी देगा हम तब तुमको देंगे, तो तुमको पपी मिलेगा, हम तुमको पपी बेचेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? मेरे डॉग पे। समझ आया? तो कंटिंजेंसी याद करो, हम लोग पढ़े थे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है जो कि अनसर्टेन होता है, तो किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है मेरे को गुड्स मिलना, ये कैसा गुड हुआ? ये कंटिंजेंट। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड में एक पतला सा गैप होता है। ठीक है, फ्यूचर गुड्स 3 चीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एक्वायरिंग, जबकि कंटिंजेंट क्या है? फ्यूचर पे डिपेंड करे किसी कंटिंजेंट बात पे, किसी और बात पे, सम अदर इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग गुड में अगर तुमको हम सामान बेच रहे, तुम मेरा दुकान आए, हम सामान बेचे, ये तो सेल हुआ। लेकिन तुम मेरा दुकान आया, हम बोले शाम में आइए आपको मंगा के देंगे, एक्वायर करके देंगे, फ्यूचर गुड, ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ। सेल क्या मतलब? बेच दिए, लेकिन अभी तक बिका तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? अग्रीमेंट टू सेल, कि हम राजी हैं, आपको शाम तक मिल जाएगा। समझ आ रहा है? अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। गुड्स 3 टाइप के होते हैं, एक बीच में कंटिंजेंट। लिख लिया तीनों? लिखो कंटिंजेंट गुड्स किस में है? 2 का 13 है, सेलर 7। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड किस में है? 2 का नहीं, एग्जिस्टिंग गुड है सेक्शन 6 में, फ्यूचर है 2 का 6 में, और कंटिंजेंट है 6 का 2 में। सारा याद नहीं करना पड़ेगा, गुड्स का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सेलर बायर इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग फ्यूचर मटिया भी सकते हैं, ऐसे याद रहेगा, दोनों बड़े सिमिलर है। एग्जिस्टिंग 6 में है और फ्यूचर 2 का 6 में है, और कंटिंजेंट 6 का 2 में है। तो ये सब याद हो जाएगा अपने आप। याद करने का तरीका फिर से हम बता रहे हैं, कॉपी के पीछे में लास्ट पेज में चैप्टर का नाम लिखो, सारा सेक्शन एक तरफ लिखो, उसका जो प्रोविजन है, जो एक एक लाइन जो उसका होता है वो उसके बगल में लिखो। जैसे बायर है 2 का 1, तो लिखेंगे 2 का 1, उसके बगल में लिख देंगे बायर। ऐसे करके लास्ट का 10 पेज भर जाएगा आखिर तक एग्जाम का। हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को हफ्ता में 2-3 दिन टाइम निकाल के ब्रश कर रहे हैं उसको देखना है, बस याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। जब हम 120 सेक्शन ऐसे याद कर लिए थे सीरियल वाइज, यहाँ तो कुछ नहीं है फाउंडेशन में, हमको एकदम रटना नहीं पड़ा, बस हम डेली रीड किए और हमको याद हुआ था। तो ये ट्रिक है और बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे कंसिस्टेंट काम डेली ब्रश करते टाइम देखो, जो लोग ब्रश नहीं करता उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो भैया अब आप बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों? हर अटेम्प्ट में मोटा मोटी इसमें से क्वेश्चन आता है फ्रॉम एवरी अटेम्प्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स ना 3 प्रकार के होते हैं।
स्पेसिफिक, अनअसर्टेन्ड एंड असर्टेन्ड। तीनों का मतलब हम तुम लोग सबको समझा रहे हैं। पहले जहां तक लिखे हैं वहां तक सब कॉपी कर लो, तो फिर समझाएंगे। ये समझते टाइम पेन को नीचे रख देना, तभी समझ आएगा। वेरी गुड। जो बच्चा लोग हाइलाइटर खरीद लिया, हाइलाइटर ले लो, ठीक है, 10 रुपये पड़ेगा, एक हाइलाइटर ले लेना। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी। ओके, अब मेरे बात को ना एकदम ध्यान से सुनो, पेन नीचे रख दो और मेरे को देखो, मेरे को देखो सब कोई। हाँ देखो, स्पेसिफिक गुड क्या होता है। हम मोबाइल दुकान गए, हम उसको बोले मेरे को वाइट रंग का आईफोन 11 चाहिए। हम एकदम स्पेसिफिक है कि मेरे को ये कलर का ये वाला चीज चाहिए। चलो, और हम दवा दुकान गए, हम बोले कि मेरे को ये पर्टिकुलर कॉम्बी फ्लैम दे दीजिए। हम कपड़ा दुकान गए, मेरे साइज का ये कपड़ा दे दीजिए, इसको कपड़ा दिखा रहे हैं। हम जब गुड्स को लेकर स्पेसिफिक होते हैं कि हमको यही चीज चाहिए, वो है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक आसान है, समझने में दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड में। इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं तुम लोग को। कौन कौन घर में घर का काम किया है कभी? सब्जी लाना, राशन लाना। हर्ष कभी कदा किया है ना आज तक लाइफ में एक बार भी? लड़की लोग में कोई की है ना? तुम लोग कोई काम कुछ नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में घर का काम किया होगा ना सब, कभी ना कभी आटा लेकर आया होगा, चावल लेकर आया होगा, तेल लेकर आया होगा। तो जब हम लोग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं भैया 5 किलो आटा दीजिए, वो आटा कहां से निकाल के देता है? बड़ा सा बोरा या फिर टंकी होता है जिससे निकाल के देता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा आटा से हम लोग को अलग करके दे रहा है। वो जो अलग कर रहा है उसको बोलेंगे कि वो गुड्स को असर्टेन करके दे रहा है, और जो टंकी में पड़ा हुआ था गुड्स, वो अनअसर्टेन गुड्स है। समझो इस चीज को। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। खाली देखना है, लिखना या ड्राइंग करना नहीं है। ये है काउंटर, ये है हम लोग बोले भैया आटा दीजिए, कितना? 5 केजी। तो क्या वो 5 केजी आटा, क्या उसके पास 5 केजी आटा पहले से रखा हुआ होगा अलग करके हम लोग के लिए? उसको अलग करना पड़ेगा। अभी भैया वो कैसे अलग करेगा? उसके पास मानो 50 केजी का बोरा है, बहुत सारा आटा रखा हुआ है, उसमें से वो कुछ निकालेगा, वेट मशीन में रखेगा, जब तक 5 किलो नहीं होगा तब तक चेक करेगा, फिर हम लोग को देगा, राइट। तो ये जो बोरा है जिसमें से वो सामान निकाल रहा है, ये हम लोग के लिए क्या हुआ? अनअसर्टेन्ड गुड्स। और जो निकाल के हम लोग को दिया वो क्या किया? असर्टेन करके, अलग करके निकाल के दिया। स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ था? भैया आशीर्वाद का 10 किलो वाला पैकेट दे दीजिएगा। आशीर्वाद ना अपना बना के बेचता है, ठीक है। तो वो 5 केजी 10 केजी वाला वो स्पेसिफिक है कि वो वाला दे दीजिए ना, बोरा दे दिया वो। जबकि यहाँ पे क्या सीन है अनअसर्टेन गुड्स का, कि वो पूरा एकदम भारे भरकम रखा हुआ है, उसको जब अलग करके दे रहा है तो क्या बोल रहे हैं? असर्टेन करके दे रहा है। कच्चा तेल जानता है तुम लोग क्या होता है? कच्चा तेल एक टाइप का तेल है, समझो, ठीक है। पेंट करने में बहुत बार काम आता है, बहुत बार कुछ। हाँ, तारपीन, हाँ तारपीन। जो उसमें पुराना जमाना में तुम लोग तो शायद ही देखा होगा, लैंप होता था एक, स्टोव होता था एक, तो उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, तारपीन तेल, ठीक है। तो वो मालूम ऐसे पैकेट में नहीं मिलता। उसको खरीदने के लिए आपको एक आदमी के पास जाना होगा जिसके पास ड्रम में पूरा भर के तेल रखा हुआ है, और वो एक ऐसे करके डिवाइस लेता है, ठीक है, और हम लोग को निकाल निकाल के देता है, ठीक है। तो वो ड्रम में जो तेल है वो क्या है? अनअसर्टेन गुड्स। और जो हम लोग का हाथ में आया है, जो हम लोग घर लेके जाएंगे, वो क्या है? असर्टेन गुड्स। भैया सिर्फ इसी में होता है? नहीं, हम बार बार एक एग्जांपल लेते हैं डॉग का। एक डॉग है जो 6 बच्चा दिया, हम लोग गए, हम लोग के सामने क्या रखा हुआ अभी? अनअसर्टेन। हम लोग उसमें से असर्टेन करके लेंगे,
अगेन देखो सवाल उठता है, ठीक है अभी इसको नहीं उठाते, रोकते उसको, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गया। स्पेसिफिक मतलब बता दिया, असर्टेन अनअसर्टेन मतलब एकदम रखा हुआ लॉट, उसमें से जब अलग करके देंगे तो वो क्या हो गया, असर्टेन गुड्स। इसको तीनों का डेफिनेशन देखते हैं। स्पेसिफिक गुड है 2 का 14 में, 2 का 13 में क्या था, सेलर, 2 का 7 में है गुड्स। ठीक है, 2 का 13 में सेलर, 2 का 14 में स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या बोलता है, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। गुड आइडेंटिफाइड है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अलग, और एग्रीड कि हमको वही वाला चाहिए। गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ सेल, कौन सा, स्पेसिफिक। देखो ये जरूरी है कि वो गुड्स आइडेंटिफाइड हो और बाकी गुड्स से अलग हो, अलग रखा हुआ हो, या फिर हम उसको पॉइंट आउट कर दें। The seller is required to deliver only the agreed upon goods and not any other goods. हम उससे मांगे कि मेरे को दीजिए आप iPhone 11, तो क्या उसके साथ मेरे को एयरपॉड भी देगा, उसका जो 11,000 का ईयरफोन आता है, नहीं, वो अलग से हमको पैसा देके लेना होगा ना। दिस इज स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या होता है, मींस गुड आइडेंटिफाइड इन, इससे पहले अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, और जेनेरिक गुड्स। ठीक है, means goods not specifically identified or ascertained at the time of contract is entered into। जब कॉन्ट्रैक्ट में आए तब वो गुड्स के बारे में हम लोग को नहीं पता था कि वो अलग है कि नहीं, मतलब बेसिकली वो अलग नहीं होता है उस टाइम पे। और असर्टेन गुड्स यानी कि जो अनअसर्टेन गुड्स था, जो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, उससे अलग करके दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। हम लोग जाते हैं भैया 5 किलो आटा दीजिए, उसके बाद ना वो देता है कि हम लोग को देख के 5 किलो दे देता है, नहीं, हम लोग का माथा पे थोड़ी लिखा हुआ 5 किलो। समझ आ रहा है सीन। 3 टाइप के गुड्स है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफिक 2 का 14, 2 कीवर्ड है, क्या क्या, आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड। अनअसर्टेन्ड में अलग ही नहीं रहता है, इसको क्या बोलते हैं, और जेनरिक गुड, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल। और असर्टेन में उसको अनअसर्टेन से अलग करके आपको दिया जाता है। ठीक है, अगेन भैया क्या सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में डेफिनेशन, मेरा रिकमेंडेशन है कॉपी पेस्ट करो। लेकिन अगर याद नहीं आ रहा है सेम तो छोड़ के मत आ जाना कि याद नहीं आ रहा है मार्क्स मिलेगा नहीं, लिख कर आना है, लैंग्वेज को स्टैंडर्ड रखेंगे मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला डिलीवरेबल स्टेट, इसका सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Goods are said to be in a deliverable state when they are in such a condition that the buyer would under contract be bound to take the delivery of them। जब बायर मजबूर हो कि आपको इसका डिलीवरी लेना होगा, तब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। फॉर एग्जांपल माचिस, जानता है सब कोई, बोलना मत कि नहीं जानते माचिस क्या होता है, देखा होगा लाइफ में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो छोटा छोटा डिब्बा आता है माचिस का। अगर कोई कभी माचिस का बॉक्स खरीदा है पूरा, तो मानो 10 से 20 डिब्बा को पैक करके साथ में देता है। जस्ट इमेजिन जो सेलर, जो उसका होलसेलर होगा, उसके पास माचिस कैसे आता होगा। वो मानो ये एक है माचिस, ठीक है, ऐसा ही 50 माचिस को लिया, एक में पैक किया, 50 नहीं मानो 10, ठीक है, ये एक डब्बा बना, पूरा बॉक्स बना माचिस का जिसमें 10 पीस है। ठीक है, 1 बॉक्स जिसमें 10 पीस है। फिर इस बॉक्स को एक कार्टून में भरता होगा और फिर वैसा 5-6 कार्टून को टेम्पू में रखता होगा, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में आता है। अभी हम किसी से बोले कि हमको 10 कार्टून दे दीजिए, ठीक है, और वो 10 कार्टून हमको ऐसे नहीं दिया, वो 10 कार्टून हमको एक एक माचिस का दिया कि आपका 10 कार्टून में 500 पीस माचिस होता है, तो ये लीजिए 500 पीस माचिस। उसको हम माचिस बोलेंगे, मतलब उसको हम डिलीवरेबल स्टेट बोलेंगे? सिंपल, एक माचिस, ठीक है, मानो हम 10 माचिस जमा किए, मेरे हाथ में 10 माचिस है अभी, इसको हम पैक किए, एक कोट चढ़ाए, एक छोटा सा प्यारा सा बन गया। अब फिर वो हम मानो उस जो प्यारा सा बॉक्स है उसको 10 पीस हम जमा किए, वैसा 10 बॉक्स और एक बड़ा सा कार्टून में पैक किए, फिर तुम लोग को देंगे। एक होलसेलर ऐसे ही काम करता है ना। अगर तुम बोला कि भैया मेरे को 10 पीस 10 कार्टून माचिस चाहिए, हम बोले तेरा 10 कार्टून में 500 पीस माचिस होगा, और हम वैसे नहीं किए, हम ऐसे ही तुमको 500 पीस पकड़ाना चाह रहे हैं, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और तुम बाउंड नहीं है उसको लेने का।
एकदम सिंपल एग्जांपल देते हैं ना तुम लोग को। तुम लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया और वो लाया तो वो फ्लिपकार्ट वाला प्लास्टिक में नहीं था, वैसे काला रंग का प्लास्टिक में लाके दिया, तुम लोग लेगा? क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। समझ आ रहा है? तुमको चावल दिए, ठीक है, चावल हम मानो निकाले, एक बर्तन में रखे, हम बोल रहे हैं हाथ लाओ या फिर कपड़ा दो उसमें डाल दें, वो डिलीवरेबल स्टेट में, मेरे को उसको प्लास्टिक में डाल के देना होगा तुम लोग को। यू आर गेटिंग द डिफरेंस? तो डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है। जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आता है वैसे ही बायर मजबूर है उस सामान को लेने के लिए। बाद में बायर नहीं बोल सकता ना ना छोड़िए। तुम लोग देख लो, आटा तुम लोग अलग करवाया 5 किलो, फिर बाद में बोल दिया हटाइए ना। वो होता है लेकिन वो बाउंड है, बायर उसको लेने के लिए बाउंड है। बायर किस, देखो अगर हम लॉ क्या बोलता है, अगर आप इस गुड्स को नहीं ले रहे सब कुछ होने के बाद, तो आपको वो पूछेगा क्यों नहीं ले रहे, और वो अगर ये बहाना दिया कि ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो उसको हम लोग सेक्शन 2 का क्लॉज 3 पढ़ा देंगे कि ये डिलीवरेबल स्टेट में है और इस बेसिस पे आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग इट? ऑनलाइन वाले बच्चे यहां तक सब समझ में आया? यो करो, नहीं आया पूछो फटाफट फटाफट एकदम। सर इसको और एक बार समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है समझा दे बेटा। डिलीवरेबल स्टेट मतलब किसी भी सामान को इस तरीके से करना कि वो डिलीवरी के लायक हो। तुम लोग टीवी खरीदा है कोई हाल फिलहाल में? ठीक है, कौन सा लिया? एंड्रॉइड टीवी? हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो मानो शिवम टीवी लिया, तो शिवम तुम सोचो तुमको अगर टीवी वो ऐसे हाथ में पकड़ाता, ऐसे रिमोट फेंक के देता, बोलता जाइए, तुम लेके जाता? क्यों? बॉक्स में चाहिए तुमको, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है अभी। उसको थर्माकोल डालना होगा बॉक्स में, प्रोटेक्शन के साथ तुमको देगा तभी तुम लेगा, नहीं तो तुम मना कर सकता है ना उसको लेने के लिए। तो डिलीवरेबल स्टेट कब होता है? जब वो इस तरीके से रख दिया जाए कि हाँ अब तुम ले जा सकता है या फिर अब तुमको भेजा जा सकता है। सिंपल, कोई बड़ा माथा दर्द वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है मटिया दो, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन तुम पढ़ेगा ना तुमको समझ में आएगा। कोई फटा हुआ पैकेट मिला तुम लेगा नहीं, क्यों? डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। एक ऐसा कुरकुरे मिला जिसका हवा निकला हुआ, लेगा? डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तुम समोसा दुकान गया, तुमको हाथ में पकड़ा रहा समोसा, लेगा? तुम बोल रहा आ कर रहे चटनी डाल देते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे उसको फिर? डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है सर, तो हम बाउंड टू एक्सेप्ट नहीं है। हम लोग इस ग्राउंड पे एकदम मना कर सकते हैं एज अ बायर। अगर हम लोग को कोई चीज इस तरीके से नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से दिया जा रहा है कि हम उसको ले जा नहीं सकते हैं, डिलीवरी हो ही नहीं सकता उसका, तो हम बोल सकते हैं कि हमको नहीं करना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड ग्राउंड होता है, ठीक है। और ये कोई तोप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, डिलीवरी। सबको लिखेगा कॉपी में। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, 2 का 2 है, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। सबको लिखो, उसके बाद हम समझाएंगे। हाल फिलहाल में कोई गाड़ी या स्कूटी खरीदा है? बाइक, स्कूटी, गाड़ी, कुछ भी नहीं? जब भी तुम लोग गाड़ी किसी को खरीदते हुए देखा होगा या कभी खरीदा होगा, तो कैसे होता है? हम लोग जाते हैं, वहाँ बहुत सारा अनअसर्टेन गाड़ी है, बहुत सारा गाड़ी, उसमें से हम एक चूज करते हैं, वो अलग होता है, असर्टेन होता है, फिर हमको मिलता है। नॉर्मल है। अभी क्या हुआ ये बात समझो, वो गाड़ी को 3 तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका, हम लोग खाली एक्चुअल समझते हैं गाड़ी का एग्जाम्पल से, कार है, ठीक है, ये कार तुमको मिला, इसका चाबी तुमको दिया और ये गाड़ी तुमको दिया, ये है एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे
पोजीशन भी तुम्हारे हाथ में आ गया, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, और तुम उसको घर लेके जा सकता है। एक्चुअल डिलीवरी कोई वैसा बड़ा बात नहीं, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करता है एक्चुअल डिलीवरी होता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होता है सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव में। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। कुछ भी ऐसा करना जिससे गुड्स का पोजीशन, पोजीशन का एग्जांपल हम दिए थे ना, मेरा स्कूटी मेरा है, ओनरशिप किसका है, मेरे नाम से है। क्या मेरे पास अभी है? नहीं, मेरे फ्रेंड के पास है। पोजीशन किसके पास है? वेरी गुड, बता रहे थे, हमको पता है मेरे, ठीक है, एक सेकंड। पोजीशन मतलब किसके पास है। तो एक्चुअल डिलीवरी मतलब गुड जब फिजिकली आपको डिलीवर हो रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई भी चीज, आलू लिया आलू, वो फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, जब पोजीशन नहीं बदला लेकिन वो आपका हो गया। इसमें ना बहुत सारे चीज आते हैं, यहां उसके बारे में बात हुआ। डॉक वारंट, डॉक वारंट के बारे में जानता है कोई? चलो रेलवे रिसीट समझाते हैं। हम दिल्ली में OLX पे देखें, दिल्ली का एक बाइक था बुलेट, बड़े का कम दाम में मिल रहा था मेरे को। हम सोचे दिल्ली से मंगा लें। दिल्ली से क्या वो चला के लाके देगा? क्या करेगा वो? ट्रेन में चढ़ा देगा। अभी वो ट्रेन में चढ़ा देगा और ट्रेन में जब धनबाद आएगा तो हम उससे कैसे लेंगे? मेरे पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा है? वो एक रिसीट भेजेगा हमको, जिसको बोलेंगे रेलवे रिसीट। क्या मेरे पास गाड़ी अभी तक आया? नहीं, गाड़ी का पोजीशन मेरे पास नहीं है, ट्रेन में। पोजीशन किसके पास है? ट्रेन में, लेकिन ओनरशिप मेरे पास आ गया वो रिसीट के कारण। अब अगर हम जाएंगे वहां, वो रिसीट दिखाएंगे, हमको वो दे देगा। समझ में आ रहा है? दिस इज अ टाइप ऑफ डिलीवरी, जिसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, इसका एग्जाम्पल है, मतलब हम एक्नॉलेज कर दिए कि ये सामान इसका है, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल दें, रुको। शिप, शिप से क्या होता है, मानो हमको श्रीलंका से सामान मंगवाना है, तो श्रीलंका से तो ट्रेन चलता नहीं है इंडिया में, शिप से आएगा। श्रीलंका में जो मेरा सेलर है वो सामान चढ़ाया शिप में और वो हमको एक कूपन दे दिया, रिसीट दे दिया, ठीक है। अभी जब वो शिप यहाँ पे आएगा कन्याकुमारी में, हम वो शिप वाला को दिखाएंगे कि देखिए रिसीट मेरे पास है, ये सामान मेरा है। वो बोलेगा कि ये तो उसका है, नहीं वो आप ही का है, ये रिसीट आपका हाथ में, मतलब वो किसका हुआ? आपका हो गया। अच्छा, मेरे हाथ में होना जरूरी है? हम अपना एजेंट के हाथ में देके भेज देंगे, जिसका हाथ में वो, उसको सामान मिलेगा। पोजीशन मेरे पास आया अभी तक नहीं, लेकिन सेल हो गया। दिस इज अ टाइप ऑफ डिलीवरी, जिसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। और एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग। सिंपल वर्ड में समझाएं, गोडाउन जानता है सबको क्या होता है? जहां पे सामान रखते हैं, स्टॉक रखते हैं। बिजनेस के भाषा में बोले जहां पे माल रखते हैं। अभी हम क्या किए, किसी से उसका पूरा गोडाउन खरीद लिए, गोडाउन में जितना माल है वो हमको दे दो। सर एक्चुअल डिलीवरी रिपीट कीजिए, 1 मिनट छुट्टी करे बेटा। हाँ, गोडाउन में जितना माल है हमको दे दो। तो वो क्या करेगा? गोडाउन से एक एक करके माल निकाल के देगा? नहीं, वो तो पूरा गोडाउन हमको बेचेगा। तो वो आया, गोडाउन कहाँ है पता है? गोडाउन है बिहार में। वो धनबाद आया और वो मेरे को चाबी दिया। ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। ये इस चीज, सिंबॉलिक का मतलब पता है? चिन्ह। सिंबल मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो ये इस चीज का प्रतीक है, एकदम शुद्ध हिंदी में, ये इस चीज का प्रतीक है कि वो सामान जो वो वेयर हाउस में है वो अब आपका है, सिर्फ एक चाबी देने से। कार वाला भी, कार मानो रखा हुआ झरिया में, हम धनबाद में आए हुए थे, बोले ले चाबी ले, झरिया जाके उठा लेना, तेरा ही गाड़ी है वो। जैसे ही तुमको चाबी दी है वो गाड़ी अब तेरा हो गया। अगर अब हम उस गाड़ी को खोलेंगे दूसरा चाबी से, तो मेरे पे केस कर सकता है कि नहीं? क्योंकि वो गाड़ी अब तेरा है। हम क्या किए? चाबी देके ये सिंबॉलिक, ये प्रतीक दिए तुमको, ये हम दिखलाएं कि ये अब तेरा है भाई। घर का क्या, घर उठा के तुमको लाके देंगे? चाबी देंगे। फ्लैट में चाबी देंगे, है कि नहीं? तो ये कौन सा डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में हाथों हाथ पूरा पोजीशन, फिजिकल पोजीशन तुम्हारे हाथ में आ रहा है, गाड़ी तुमको हम लाके दे दिए, ले भैया तेरा गाड़ी, ये एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में गाड़ी नहीं लाए, पोजीशन मेरे गोदाम में रखा हुआ है गाड़ी, तुमको जाके उठाना होगा, ले चाबी, अब ये तेरा है। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में क्या हुआ? फिजिकल डिलीवरी हुआ।
फिजिकल डिलीवरी हुआ, जबकि सिंबॉलिक में क्या हुआ? फिजिकल डिलीवरी नहीं हुआ, की का डिलीवरी हुआ। और कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? एक रिसीट देने से वो तुम्हारे हाथ में आ गया, एक्नॉलेजमेंट देने से, की नहीं दिए हम, बस एक रिसीट दिए, वो तुम्हारा हो गया। मानो जैसे यही कार अगर हम श्रीलंका से मंगाते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये कार मेरा है? हम वो रिसीट दिखाते हैं। कार और कार का चाबी दोनों शिप में रहेगा, ऐसा थोड़ी कार भेज देगा चाबी अपने पास रखेगा, तो हम उतारेंगे कैसे शिप से? वो शिप का जो शिप का ड्राइवर है ना, उसको दे के भेजेगा, और शिप का ड्राइवर वो चाबी हमको बाद में देगा। ना चाबी मेरे पास, ना शिप कार मेरे पास, ना शिप मेरे पास, फिर भी वो कार मेरा है सिर्फ वो रिसीट के होने से। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। उसका चाबी दे दिया, सिंबॉलिक डिलीवरी है। और एक्चुअल डिलीवरी पूरा का पूरा गाड़ी मेरे पास। इज इट क्लियर नाउ? ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग बताओ यो करके, फटाक से करो यो। किसी में आप तक पहुंचा ही नहीं सब तो? क्या बाबू? और अगर मतलब गाड़ी आप तक पहुंचा ही नहीं तो? गाड़ी मेरे तक पहुंचा नहीं तो वो सेल हो चुका है। अब मानो जैसे इनका सवाल है कि गाड़ी शिप में चढ़ा लेकिन मेरे पास आया नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? उस बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट फॉर द टाइम बिंग वो रिसीट आपके पास है ना, वो हो चुका है, वो आपका हो चुका है, वो आपका मतलब गाड़ी हो चुका है। अब अगर वो सेलर चाहे रास्ता में कि हम गाड़ी वापस निकाल लें, नहीं निकाल सकता है, वो आपका है। समझ आया? इसमें बहुत सवाल है। शिप आ रहा रास्ता में, शिप जल गया, शिप डूब गया, किसका नुकसान? आगे सीखेंगे, सब चीज आगे सीखेंगे। ओके गुड, ठीक है। अभी दो कॉन्सेप्ट नया और ये भी जरूरी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। Document of title is one which shows an unconditional undertaking to deliver the goods to the holder of the document. It is used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of goods. It authorizes the processor of the document to transfer or receive the goods. क्या है? हम लोग अभी पढ़ें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का एग्जाम्पल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब कि वो रिसीट जो था, जो गाड़ी का रिसीट था, जो शिप में गाड़ी आ रहा है, रिसीट मेरे हाथ में, अगर हम एजेंट को देके भेजेंगे वो एजेंट को मिल जाएगा। क्यों? ये रिसीट जिसके पास, ये सामान उसका है भैया, सिंपल बात, ठीक है। जमीन का कागज जिसके पास, जिसके नाम से, उसका है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जिसका नाम हो उसमें, सॉरी जमीन का हम गलत जगह एग्जाम्पल दिए, ठीक है। हमको तुम लोग को एग्जाम्पल देना चाहिए डॉक वारंट। डॉक मतलब जानता है क्या होता है? सारा सामान उतरता है, रखा जाता है, उसको डॉक बोलते हैं। कभी तुम लोग देखना, जो आईफोन नॉर्मली लाख लाख रुपए में मिलता है, अगर डॉक का तुम लोग खरीदेगा तुम लोग 20-20 हजार में मिलेगा, तो भी चोरी का माल होता है वहां से, ठीक है। तो अभी ये जो डॉक है उसका कैसे होता है ना, पूरा एक शिप से सामान उतरता है और वो पूरा सामान एक बंदा का रहता है। वो एक बंदा एक पेपर लेकर आएगा और उसको वो पूरा सामान सौंप दिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, पहला बात। दूसरा बात, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में आपका नाम है और वो सिर्फ आपका है। फॉर एग्जाम्पल जमीन का पे कागज, जमीन गुड्स नहीं है लेकिन फिर भी समझा सकते हैं। जमीन का कागज, जमीन का कागज मेरे नाम पे, वो गलती से तुम्हारे पास चल गया, वो तुम्हारा हो गया क्या? नहीं भैया, उसमें आपका टाइटल शो कर रहा है। अगर वही जमीन हमको तुमको देना है, हम सिर्फ कागज देंगे, तेरा हो जाएगा? नहीं, आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नया कागज बनवाना होगा जिसमें आप लिखेंगे कि ये हम तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं। पूरा एक प्रोसेस है, तुरंत नहीं होगा, ऐसे आराम से। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में इसका जरूरत है? नहीं। आपका जैसे डॉक वारंट था, आप किसी और को दीजिए, उसको मिल जाएगा। चाबी कहाँ से आया? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है चाबी में, चाबी तो की हुआ, हम डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं। तुम्हारा सवाल है कि भैया कैश रिसीट हम दिए किसी और को, है ना, और चाबी भी किसी और को दे दिए, तो वो किसी और का हो जाएगा ना। गाड़ी में भी कागज पत्तर से तुम्हारे नाम पे करके भेजेगा वो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिसीट बड़ा जरूरी चीज है, वो जिसके हाथ में होता है वो सामान उसी को मिलता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास वो रिसीट उसका वो सामान। देखो कितना सारा एग्जांपल है, देखो द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे ही वो कागज वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप किसी और को देंगे, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया भैया, इतना भयानक चीज है ये। जैसे ही वो किसी और को दिया, ओनरशिप ट्रांसफर। देखो बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग मतलब कोई चीज हम चढ़वाएं, ठीक है, चढ़वा के किसी को भेज रहे हैं, तो किसी को भेज रहे हैं, मानो मिस्टर बी को भेज रहे हैं, तो मिस्टर बी को एक कागज देंगे ना कि आप उतरवा लीजिएगा, तो बिल ऑफ लीडिंग क्या, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मिस्टर बी छोड़ के मिस्टर सी के हाथ में लग गया, वो क्या मिस्टर सी सामान उतरवा सकता है? बिल्कुल उतरवा सकता है, बाद में केस कचहरी कोर्ट वो होगा अलग बात है, लेकिन अगर उसका हाथ में लग गया तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी था उसको देना पड़ेगा, वो लोग ना नहीं बोल सकता है। डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, ये गोदाउन वाला होता है, ठीक है, गोदाउन में मानो जो कागज पत्तर होता है उसके लिए होता है। वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वारंट, ये सब जो है ये सब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। भैया सबका मतलब याद करना है, सबका ये दिमाग में रखना है, खाली बस याद करने का जरूरत नहीं है, 2-3 भी याद रखेगा काफी है। डॉक वारंट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। चेक क्या है? मनी है, मनी गुड्स होता है, तो फिर ठीक है। देखो document showing title are those document which merely shows that person named in the document is the owner of good, but it does not allow the person to transfer the good by mere endorsement। इसका नाम तुम लोग को यहाँ पे करवा ही देते हैं, लिख लो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इधर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में जिसके पास उसका सामान, जबकि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जिसका नाम उसका सामान। इसका एग्जाम्पल है डॉक वारंट, जबकि इसका एग्जाम्पल है शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है? ऑनलाइन वाला लोग क्लियर है? यो करो। श्रेया को क्लियर है? ठीक है, तनीषा को भी है, रिंकी को भी, गुड, ठीक है, सबको क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक तो कहानी एकदम सिंपल चल रहा था। अब सवाल उठता है, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? नॉर्मल एजेंट मर्केंटाइल एजेंट होता है। सेक्शन 2 का 9 में बोला गया, इट मीन्स एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल और द बाई गुड्स और टू रेज मनी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। सिंपल वर्ड में नॉर्मल ब्रोकर, नॉर्मल एजेंट। मेरा फिलिप्स का काम है, हम फिलिप्स के ओनर हुए? नहीं, फिलिप्स का ओनर हमको ये हक दिया है कि हम फिलिप्स का सामान बेच सकें। समझ में आ रहा है? डोमिनोज, अभी हम धनबाद में डोमिनोज खोल देंगे, नहीं खुला हुआ है, मानो केएफसी भी खुला हुआ है, पिज्जा हट खोल देंगे तो वो मेरा हो जाएगा। हम तो क्या खाली फ्रेंचाइजी लिए, हम तो क्या है उसके एजेंट हैं, ठीक है। तो मेरे पास हक है उसको बेचने का, उसको कंसाइन करने का। कंसाइनमेंट तुम लोग का है ना अकाउंट्स में, वहां तुम लोग डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ नहीं छू रहे, उतना कोई उसमें डिटेल में जाना नहीं, इसीलिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा। सेल कर सके, कंसाइन कर सके, बेच सके, खरीद सके, वो एजेंट है, ठीक है।
ऑक्शनर, ऑक्शनर मतलब जो बोली लगाता है, फैक्टर, ब्रोकर, सब एक ही चीज है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप एंड नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी मतलब जायदाद नहीं, प्रॉपर्टी मतलब हक। जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप, किसका हक है उस सामान के ऊपर, किसका ओनरशिप के अंडर में वो सामान है। आज ये पेन मेरा है तो ये मेरा प्रॉपर्टी हुआ, अगर ये पेन किसी और का है तो उस इंसान का प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में है। ओनरशिप किसी और के पास है, पोजेशन मेरे पास है, मेरे हाथ में है, ओनरशिप किसी और के पास है, ठीक है। जब भी इस चैप्टर में बोलेगा प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप का बात हो रहा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। इंसॉल्वेंट, जनरली हम लोग क्या पढ़े इंसॉल्वेंट का मतलब, ये भैया कोर्ट वोट जो है डिक्लेयर करता है। यहां पे अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 का 8, व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due whether he has committed the act of insolvency or not। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत आपको वेट नहीं करना है कि कोर्ट कचहरी में बात होगा फिर आप उसको समझेंगे वो इंसॉल्वेंट है और फिर आप उसको सामान देने से मना करेंगे, नहीं। अगर आपको आइडिया है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर हम इसको उधार देंगे ये पेमेंट वापस नहीं कर पाएगा, वो इंसॉल्वेंट है। सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के तहत जो इंसान मेरा उधार का पैसा वापस ना कर पाए, पूरा गरीब हो गया है, खत्म हो गया है, वो इंसॉल्वेंट है। हमको कोर्ट का इंतजार नहीं करना, हम उसको इंसॉल्वेंट मान सकते हैं फिलहाल। क्या क्लेम करने के लिए कोर्ट में बोलेगा कि देखिए इसका ऐसा हालत है, क्लेम करना है तो कोर्ट जाओ, उससे उसको मतलब नहीं है, कोर्ट जाओ सीधे। ओके सर 13 वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। 13 वाला पॉइंट बेटा हुआ मर्केंटाइल एजेंट, मतलब नॉर्मल एजेंट का ही बात हो रहा है, जो तुम्हारा सामान तुम्हारे बदले तुम्हारा सामान का खरीद बिक्री कर सके, वो तुम्हारा एजेंट, ठीक है। तुम्हारे बदले तुम्हारे सामान का खरीद बिक्री कर सके, वो तुम्हारा कौन हुआ, एजेंट हुआ। ओके और प्राइस का मतलब इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया, जिसका दिवाला निकल गया है, जो नहीं दे सकता हमको पैसा, तो 2 का 13 में 2 का 8 में बोल दिया कि भाई ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है। और प्राइस का मतलब मींस द मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, जो सामान आप बेच रहे हैं उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, बोलता है खाली प्राइस मनी में ही होगा, क्लियर बोल दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको एसेंशियल्स में, बट फॉर द टाइम भी इतना दिमाग रखना है, कोई सामान बेच रहे उसका प्राइस किस में मांगा जाएगा, मनी में। हम बोल सकते हैं अच्छा तुम्हारा सिंघाड़ा का दुकान है 2 सिंघाड़ा ला के दे दो, नहीं, वो सेल में नहीं आएगा। सेल के लिए कंसिडरेशन किस में बोलेंगे, मनी में। हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो डील हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का बात हुआ आप कंसिडरेशन में वो मांगे अलग बात है, वो सेल में मत लाइए, आप उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखिए। समझ आया। बार्टर सिस्टम के बारे में जानता होगा तुम लोग, है ना, पेन दे रहे हैं लेकिन बदले में पैसा नहीं कुछ और मिलेगा, वो बार्टर सिस्टम हो। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं देखा जाता, ठीक है। सेक्शन 4 जिसमें डील होता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, काफी ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, ठीक है। सेक्शन 4 का 1 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर्स, या तो वो ट्रांसफर कर दिया है या फिर अग्रीज टू ट्रांसफर, दो बात है, या तो वो ट्रांसफर कर दिया, या तो वो तुम चावल मांगा तुमको दे दिया, या फिर वो बोला है 5 मिनट रुपये दे रहे हैं, दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स, इसका मतलब क्या सिखाया तुम लोग को, ओनरशिप। Contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। देखो क्या क्या बात हुआ, पहला ट्रांसफर, दूसरा agrees to transfer, तीसरा प्रॉपर्टी इन गुड्स, चौथा प्राइस। प्राइस कंसिडरेशन सिर्फ प्राइस होगा और कुछ नहीं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यहां समथिंग नहीं चलेगा, यहां मनी इन रिटर्न होना चाहिए, रुपीज इन रिटर्न होना चाहिए, इस चीज पे जोर देना जरूरी है। जब भी कोई डेफिनेशन याद नहीं होता मालूम है कैसे याद करते हैं, तोड़ तोड़ के, ठीक है। कुछ याद नहीं होगा क्या करेंगे, जैसे हम किए, पहला ट्रांसफर, दूसरा अग्रीज टू ट्रांसफर,
क्या? तीसरा द प्रॉपर्टी इन गुड्स, और चौथा फॉर अ प्राइस टू द बायर। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? एक तो हाथों हाथ बेच दे, एक फ्यूचर गुड्स का या फिर कंटिंजेंट गुड्स का बेचा बेची। सेल किसका होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स का। और एग्रीमेंट टू सेल किसका होता है? फ्यूचर या फिर कंटिंजेंट गुड्स का। सेल 4 का 3 में बताया गया है, इसका सेक्शन नहीं याद करेंगे चलेगा। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, मतलब ओनरशिप। जहां पे ये वर्ड आए हम लोग क्या समझेंगे? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल हो गया भैया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है वो सेल। एग्रीमेंट टू सेल, जब यही ट्रांसफर टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम या फिर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। तुमको बेच देंगे ना, शाम में आओ तुमको दे देंगे, एग्रीमेंट टू सेल। या फिर सकरात के बाद आओ दे देंगे, एग्रीमेंट टू सेल। दुर्गा पूजा के बाद आओ दे देंगे। अरे अभी जो दिया वो सेल, और जो फ्यूचर में देगा वो एग्रीमेंट टू सेल। देखो दो बात किया, इज टेक प्लेस, इज टू टेक प्लेस एट अ टाइम, एट अ फ्यूचर टाइम, और दूसरा बात सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। हो सकता है कोई कंडीशन रखे जो फ्यूचर में फुलफिल होगा। दोनों केस में कौन सा सेल है? एग्रीमेंट टू सेल है। समझ आ रहा है? सेल क्या हुआ भैया? प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्ड, ईडी पास्ट टेंस हो गया। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। देखो एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब सामान बेच दे। हम बोले कि शाम में आओ, शाम में आया बेच दिए, वो सेल बन गया। हम बोले सकरात के बाद आओ, सकरात के बाद आया बेच दिए, वो सेल बन गया। ठीक है, an agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the condition are fulfilled to which the property in goods is to be transferred. Simple. याद मतलब याद ही नहीं रखना, समझ में आ रहा है ना? काफी है। ठीक है, अभी भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या चीज का जरूरत है? टोटल 6 चीज है जो इसका एसेंशियल है। पहला, कम से कम कितना पार्टी चाहिए? कौन कौन? सेलर और बायर। सर अगर गुड्स का ओनरशिप किसी और के पास है बट पोजीशन मेरे पास है, तो क्या हम उस गुड्स को सेल कर सकते हैं? अगर ओनर, सिंपल वर्ड, एजेंट, ओनरशिप फिलिप्स का उसका मालिक के पास है लेकिन पोजीशन मेरे पास है, हमको अगर मेरा मालिक यानी कि उस सामान का मालिक बोला कि बेच दो तो कर सकते हैं। सामान का मालिक ऐसा कोई हक नहीं दे के रखा है तो नहीं कर सकते। मेरे पास वो अथॉरिटी, वो पावर होना जरूरी है। अभी अथॉरिटी पावर में भी डिफरेंस होता है, तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, सीएमए का सिलेबस में। ठीक है, ओके। सबसे पहले कितना पार्टी? 2 पार्टी। बायर एज पर सेक्शन 2 का 1, सेलर एज पर सेक्शन 2 का 13। 7 गुड्स है रे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हर्ष के साथ होता है। हर्ष एक ऐसा चीज का सेक्शन गलत याद करेगा और बार बार गलत बोलेगा। पिछले बार भी किसी में ऐसा हुआ था ना तेरे साथ। इसका दिमाग में सेट सामान जल्दी हो जाता है लेकिन फिर इरेज नहीं हो पाता ठीक से, उसमें टाइम लग जाता है। ओके, कम से कम 2 पार्टी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। गुड्स का बिक्री होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अगर गुड्स का नहीं हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है, यहां पे डील नहीं करेंगे। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। फिर अच्छा, हम अपने पढ़ाई के दौरान तुम लोग को बहुत बार लैंड और प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में दिए, वो गुड्स नहीं है। ठीक है, गुड्स का डेफिनेशन से स्टिक होकर चलना है। मेरे एग्जांपल्स को रेफर मत करना, अच्छा भैया तो एग्जांपल दिए तो होगा, नहीं, हम पहले ही बोल दिए वो सब नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद अ प्राइस इन मनी, मनी होना चाहिए एंड नॉट इन काइंड। मनी के अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्लियर बोल दिया। शुड बी पेड और प्रॉमिस। पे करना जरूरी नहीं है, आगे हम लोग इस लाइन के बारे में पढ़ेंगे। हाथों हाथ पे करना जरूरी नहीं है, फ्यूचर में पे कर रहे फिर भी वो सेल माना जाएगा। अरे हम आटा लिया, बोले बाद में पे करेंगे, तो क्या वो सेल नहीं हुआ? सेल हो गया। ओनरशिप आपके पास आ गया, सेल हो गया। पेमेंट बाद में दे सकते हैं। चौथा, अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। क्या ये? ओनरशिप।
फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। पेमेंट तुरंत जरूरी है क्या? नहीं, बाद में चलेगा, लेकिन होगा पेमेंट। किसमें होगा? मनी में होगा। पांचवा, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो यहां पे होना जरूरी है। और लास्ट में एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जैसे कि तेल पेट्रोल पंप, कंडीशन रख दिया है नो हेलमेट नो पेट्रोल, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कंडीशन रखा गया था, अगर आप अपना थैला नहीं लाएंगे तो आपको सब्जी नहीं दिया जाएगा, प्लास्टिक में डाल के हाथ में लेके जाइए, लेकिन प्लास्टिक में हम लोग नहीं देंगे। रख सकते कंडीशन, बेचने में कंडीशन रख सकते हैं। अरे कंडीशनल ऑफर अलाउड है कि नहीं? कंडीशनल एक्सेप्टेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। बायर कंडीशन नहीं रख सकता है। बायर पूछ सकता है कि थोड़ा ये सामान मिलेगा, बायर इंटरव्यू मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कंडीशन नहीं रख सकता। कम से कम कितना पार्टी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा? गुड्स का होगा। तीसरा पॉइंट, पेमेंट किसमें होगा? मनी में। काइंड में चलेगा? नॉट इन काइंड। अच्छा, तुरंत देना जरूरी है? नहीं, पेड भी हो सकता है, प्रॉमिस्ड भी हो सकता है। तीसरा। चौथा, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स होना चाहिए। पांचवा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 सारा एप्लीकेबल है। छठा, एब्सोल्यूट या कंडीशनल दोनों चलेगा। फिर से 6 बोलते हैं। पहला, कम से कम कितना पार्टी? क्या चीज का होना चाहिए लेन देन? गुड्स का। बदले में क्या चाहिए? मनी। क्या ट्रांसफर होना जरूरी है? ओनरशिप। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? ये याद करने का भी जरूरत नहीं है, अपने जानते हैं नॉर्मल जिंदगी में कैसे होता है। एक ऑफर होता है कि हम खरीदेंगे या फिर हम बेचेंगे, प्राइस होता है उसका, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है। हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो, हाथों हाथ, भैया 5 किलो आटा दीजिए, लो, हो गया। हो सकता है इमीडिएट पेमेंट हो, डिलीवरी बाद में हो, भैया 5 किलो आटा दीजिए, बाबू अभी थोड़ा भीड़ है, लीजिए पैसा, हम आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल हो रहा है। हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो, इमीडिएट पेमेंट हो, होता ही है जनरली ऐसे। हो सकता है डिलीवरी या फिर पेमेंट बाद में हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में हो। ईएमआई पे सामान लेते हैं, मतलब तुम खुद सोचो, तुम ईएमआई पे सामान लिया कार, तो हर बार ईएमआई भरेंगे और वो हम कार यूज कर सकते हैं। ऐसा होगा कि मेरा ईएमआई 5 जनवरी को है, 6 नहीं दिए 5 को, 6 को आके उठा के ले जाए? नहीं, वो नोटिस देगा कि हम उठा लेंगे। तो अगर ईएमआई पे भी सामान नहीं, इंस्टॉलमेंट में सामान आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट सेलर भी इंस्टॉलमेंट में सामान बेच सकता है। जैसे हम किसी से मांगे कि मेरे को 1 टन कोयला चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके देगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है। ये भी एग्री किया जा सकता है कि डिलीवरी या पेमेंट जो है वो दोनों फ्यूचर डेट में होगा। कौन सा सेल? एग्रीमेंट टू सेल। Thus, no particular form is necessary to constitute a valid contract of sale of goods. The agreement may be express or implied. देख के समझ में आ रहा है? अरे भाई, हम एक मॉल में गए, मेरे कार्ट में सामान रखा हुआ है, तो आगे वाला जो सेलर है, जो सेल्समैन है, उसका एजेंट है, वो क्या समझेगा? ये मेरे को खरीदना है। अभी सारा चीज का लेके वो बिल करके दे दिया, वो बोला नहीं हम तो ऐसे लेके घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था हमको, बोल सकता है क्या? नहीं, इंप्लाइड है कि आपको वो खरीदना है, देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। पेट्रोल पंप पे खड़े हैं तो पेट्रोल लेने के लिए खड़े होंगे ना, झालमुड़ी तो खाने के लिए खड़े नहीं होंगे। तो ये सब इंप्लाइड होता है, उसको बोलना नहीं है मेरे को पेट्रोल दीजिए, ठीक है, वो इंप्लाइड है। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के, इंप्लाइड मतलब समझ में आ रहा है। एक ऐड आता था, तुम लोग देखा होगा कि हॉल में, सिनेमा हॉल में जान पहचान का एक आदमी घुसता है तो हाथ दिखा के बोलता है और क्या मूवी देखने आए हैं? नहीं, मॉर्निंग वॉक पे आए। तो ये सब इंप्लाइड होता है। सिनेमा हॉल में तो मूवी देखने आए, नॉर्मल समझदार इंसान। कुली लाल रंग का कपड़ा पहन के खड़ा है और सामने आके खड़ा हुआ, तो क्यों खड़ा हुआ होगा? सामान लेने के लिए, है ना। ये सब इंप्लाइड होता है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमेशा अच्छा गुड्स होना चाहिए, ठीक है। गुड्स एग्जिस्टिंग हो चलेगा, फ्यूचर हो, कंटिजेंट हो, कुछ भी चलेगा।
अगर एग्जिस्टिंग है तो क्या होगा, सेल होगा, और फ्यूचर या कंटिंजेंट है तो क्या होगा, अग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ते हैं। तुम लोग इतना डाइजेस्ट करके आओ, अगला क्लास होमवर्क तुम लोग जानता ही है क्या है। तुम लोग के पास किताब है, CMA CA दोनों का, अपना किताब से पढ़ना है और ये काम करना है। इतना डिसिप्लिन खुद में लाओ कि भैया जो पढ़ा रहे हैं दिन में 15 से 20 मिनट दें उसको हम, ठीक है, तभी कुछ होगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा भी नहीं लगेगा। शांत दिमाग को करना है, दिमाग भागेगा इधर उधर, बोलना है ना ये आधा घंटा करते हैं फिर हम कर लेंगे जो करना है। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाला बच्चा लोग, तुम लोगों को कोई डाउट होगा, तुम लोग जानता है क्या करना है। चलो बाय।